आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी कोविड से मुतासिर थे, जिस वजह से तमाम तर प्रोटोकॉल, तमाम तर गाइडलाइंस का एहतमाम किया गया, अमल किया गया। और कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ प्रणब मुखर्जी के ब्रेन में क्लॉट की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी कोमा में चले गए थे और उनका इंतकाल हो गया। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं लोधी शमशान घाट से है। लोधी शमशान घाट पर आखिरी रसूमात करके कश्मीर के एक वाजा जो है खाने बनाता है, बहुत कश्मीर की तकरीबन 40-45 नॉन वेज डिश बनती है, वेज भी बनती है। तो मैंने उनके हवाले किया, तो उन्होंने वो डिनर रखा, कोई बाहर का फॉरेन डिग्नेटरी आया था तो वाजवान रखा, बहुत सब ने एंजॉय किया। और वो बाद में कंटिन्यू इसलिए नहीं हुआ कि वाजवान ने कहा, जो बनाने वाला है ना कैटरर कश्मीरी, उसने कहा साहब राष्ट्रपति भवन में नहीं कर पाऊंगा, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी होती है, भेड़ अंदर ले जाओ काटने के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी, मसाले ले जाओ, नमक ले जाओ, मिर्च ले जाओ, ये सब चीज़ें लगती हैं और वहीं बनाना पड़ता है। तो वहाँ बड़ा हजरासन, मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये दादा ने मना नहीं किया उसको कंटिन्यू करने के लिए, बल्कि जो बनाने वाला था कश्मीरी उसने मना किया। तो ये उनकी मेमोरी थी और प्रॉमिस। वरना खाना रखना तो भूल जाते, अरे मैं कह दिया था खाना खाते वक्त तो क्या हो गया। तो कमिटमेंट, तो उससे ये तो बहुत छोटी बात है कमिटमेंट की, तो इससे बड़ी बड़ी कमिटमेंट उन्होंने जो देश के लिए, देश के उत्थान के लिए की थी, डेवलपमेंट के लिए की थी, विकास के लिए थी, वो अपनी कमिटमेंट पर डटे रहे और हमेशा नसीहत करते थे। बहुत सारी चीज़ें जो हिस्ट्री की है, क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी थे। अपनी पार्टी के बारे में जब वो राष्ट्रपति थे तो मैं एक दिन सोच के गया था, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की जो पहले हुई हैं, जो वो खुद भी नहीं थे, लेकिन चूंकि हिस्टोरियन थे और पार्टी के अंदर की जानकारी उनको पूरी थी, तो मैं सोचता था पता नहीं ज़िंदगी उनका साथ नहीं देगी या मेरा साथ नहीं देगी। तो उस दिन मैं सोच के ही कुछ गया था, उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया था। तो मैंने दादा को कहा आज मैं सोच के कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ, आज कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो मुझे बताइए कि ये 69 में स्प्लिट कैसे हुआ था, ये उससे पहले वो कामराज प्लान क्यों हुआ था। तो उन्होंने मुझे डिटेल बताया कि क्यों कामराज प्लान हुआ था, क्यों 69 का स्प्लिट हुआ। वो मुझे बहुत सारे हमारे कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है आज भी। ये कहेंगे कामराज प्लान आया, ये कहेंगे कि स्प्लिट कांग्रेस में हुआ, लेकिन उनको जानकारी नहीं। दूसरा स्प्लिट कांग्रेस का 78 में हुआ, उसमें तो मैं खुद था, उस वक्त तो मैं जनरल सेक्रेटरी था, उसके बारे में तो जानकारी थी। लेकिन ये जानकारी मुझे 69 स्प्लिट क्यों हुआ और कामराज प्लान क्यों आया, ये जानकारी उन्होंने मुझे दी। तो इस तरह से जो हम पार्टी के अंदर भी जो हिस्ट्री अपनी पार्टी का भी जानना चाहते थे, तो वो हम दादा से लेते थे। तो आज हमने वो उस दादा को खो दिया है कि जिसके पास हम हिस्ट्री के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जानने के लिए जाते और उनसे गाइडेंस लेते। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सर, एक तरफ जहां जीडीपी की बात की जाए, प्रणब मुखर्जी के साथ की यादें गुलाम नबी आज़ाद दोहरा रहे थे, उनके कमिटमेंट के बारे में और उनका हिस्ट्री पर कितना होल्ड था उस बारे में गुलाम नबी आज़ाद वो बातें याद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आईपीएस ऑफिसर चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी के ओहदे पर फाइज किया गया है। जम्मू कश्मीर के अहम और हसास इलाके श्रीनगर में पहली मर्तबा किसी खातून ऑफिसर को सीआरपीएफ के आईजी के तौर पर मुंतखब किया गया है। चारू सिन्हा 1996 बैच तेलंगाना कैडर से हैं। चारू सिन्हा माजी में सीआरपीएफ बिहार सेक्टर में भी आईजी के तौर पर काम कर चुकी है। बिहार में चारू सिन्हा की क़यादत में माओनवाजों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन चलाए गए थे जो कामयाब साबित हुए थे। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने एसडीपीआई के खिलाफ कार्रवाई की है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने एसडीपीआई के केजी हली हिलसुर गेट इलाके में वाक़ दफ्तरों की तलाशी ली। ख्याल है कि गुज़श्ता महीने बेंगलुरु में फूट पड़ा तशद्दुद था। इस मामले में 50 से ज़ायद एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 350 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से डॉक्टर कफील को फौरी तौर पर जमानत में रिहा करने का हुक्म सादर किया गया है। वहीं उन पर से एनएसए हटाने का भी हुक्म दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को कैद में रखना और हिरासत की मुद्दत में तौसी करना गैरकानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ख्याल रहे कि डॉक्टर कफील इस वक्त मथुरा जेल में कैद है और उनकी रिहाई का हुक्म चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की बेंच की जानिब से डॉक्टर कफील की वालदा नुसरत परवीन की अर्जी पर सुनाया गया है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की वालदा की दरख्वास्त पर 15 दिनों में फैसला लेने को कहा था। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर कफील को अलीगढ़ में सीएए मुखालिफ एहतजाज में शिरकत करने और तकरीर करने के बाद जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गई तो उन पर अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने एनएसए के तहत कार्रवाई कर दी थी। इतना ही नहीं, उन पर आयद एनएसए की मुद्दत को भी इंतजामिया की तरफ से अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है। आरजेडी तर्जुमान मनोज झा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई जैसे कि अभी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अदलिया पर लोगों का भरोसा बहाल होगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से कफील खान की जो रिहाई की बात कही गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, देखें क्या? देखिए, मेरा मानना है कि बहुत ही स्वागत योग्य पहल माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। किस बात की वजह से वो जेल में थे? जिस वक्त उनकी ज़रूरत थी समाज को, उस आदमी के जज्बे को आप देखिए। गोरखपुर में आपने उसको स्केपगोट बना दिया जो सिलेंडर लेके दौड़ रहा था इधर उधर बच्चों की जान बचाने के लिए। न जाने क्या वजह थी कि वहाँ की सरकार आमदा थी इनको जेल में रखने को। इस धारा में उस धारा में आपने यहाँ वो बोला यहाँ वो बोला। कौन सा ये मुल्क कभी नहीं रहा था। इसलिए मैं मानता हूँ कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई का आदेश दे करके माननीय उच्च न्यायालय ने कम से कम एक संदेश दिया है वहाँ की सरकार को, वहाँ की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। अरबी जबान की फन खताती को फरोग देने के लिए मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में पहली मरतबा कैलीथॉन इवेंट का इनकाद अमल में आ रहा है। कैलीग्राफी का ये आलमी मुकाबला ऑनलाइन होगा। इस मुकाबले के मुंतजमीन ने कहा कि फन खताती एक कदीम आर्ट है। नौजवान नस्ल को इस फन की अहमियत और अफादियत से वाकिफ करवाने की ज़रूरत है, इसलिए अरबिक कैलीथॉन शुरू किया जा रहा है। दुनिया भर में मौजूद खताती के फनकार इस मुकाबले के लिए अपना नाम 15 सितंबर से पहले मुफ्त रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद खताती के लिए कुरान शरीफ की मुंतखब आयत पेश की जाएंगी। 18 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा और इसी दिन फन खताती की आलमी नुमाइश भी मुनक्किद होगी। बहुत सारे छोटे कैलीग्राफी इवेंट्स होको हैं इंडिया में, लेकिन दिस विल बी अमॉन्ग्स द बिगेस्ट ग्लोबल कैलीग्राफी कंपटीशन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट्स के वास्ते जो है 15 सितंबर तक खुले हैं। तो 16 सितंबर को हमें उनको थीम देती जिसके ऊपर उनकी कैलीग्राफी करना, और 10 अक्टूबर तक हम ना वापस उनका जो सॉफ्ट कॉपी है हाई रेजोल्यूशन इमेज वो देना। तो दिस विल बी कम्प्लीटली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अंदर फिजिकल इवेंट कैबिन है। तो जो भी उन्होंने कैलीग्राफी करती हैं उनके वास्ते वी आर क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन अपलोड देयर कैलीग्राफी आर्ट वगैरह। ऑन बेस्ड ऑन देयर आर्ट वी हैव 3 कैटेगरीज, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल्स। तो हम लोग कैलीथॉन के ज़रिए वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जिसके थ्रू उनके कैलीग्राफर्स जितने भी हैं, छोटे या बड़े, मशहूर या फिर गुमनामी में अब फिलहाल जो हैं, तो उनको एक लोगों के सामने उनका हुनर लाके उनके लिए एक एप्रिसिएशन और साथ साथ उनके एक कमाई का ज़रिया बनाना चाहते थे। तो कैलीथॉन बिल्कुल एक शुरुआत है जिसके थ्रू हम कैलीग्राफर्स को जोड़कर उनके लिए बाद में ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ SIO ने 10 रोज़ा मुहिम शुरू की है। विजयवाड़ा प्रेस क्लब से इस मुहिम का आगाज हुआ। SIO सेक्रेटरी लुकमान ने बताया कि मरकज की जानिब से शुरू करदा नई तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बानों के खिलाफ है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत सिर्फ मखसूस ज़बानों को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर कई ज़बानें बोलने वाले और कई मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं। SIO 10 रोज़ा मुहिम के दौरान रियासत भर का दौरा करते हुए नई तालीमी पॉलिसी से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाएगी। 10 दिन की एक
रियासती मुहिम का ऐलान किया है। जो मरकज़ी हुकूमत ने जो पॉलिसी NEP 2020 के नाम से जो कैबिनेट के अप्रूवल से लॉन्च किया है, उसके ख़िलाफ़ हमने एक पूरे हलक़े में, पूरी रियासत के अंदर हमने एक मुहिम छेड़ी है। तालीम के अंदर उर्दू ज़बान के ऊपर ख़ासकर 66 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उर्दू के बारे में एक लम्हे का जिक्र नहीं किया गया है। अरबी ज़बान के ऊपर जिक्र नहीं किया गया है। हम देखते हैं कंपलसरी 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने की बहुत कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि जितने भी साउथ इंडियन गवर्नमेंट से इसके स्ट्रिक्ट अपोज करने के बाद हमें महसूस होता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बैकवर्ड हुआ है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत खासकर ये चीज़ कोशिश कर रही है सिर्फ हिंदी और संस्कृत को है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाया जाए। हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा इसके ऊपर रिविजिट किया जाए, दोबारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फिर लोगों के दरमियान डिस्कस किया जाए, फिर पार्लियामेंट में ले जाया जाए और इसके बाद तमाम लोगों के मंजूरी के बाद इस पॉलिसी के ऊपर अमल किया जाए तो बहुत बेहतरीन अंदाज होगा। पूरे आंध्र प्रदेश की रियासत के अंदर हर कोने तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि NEP के थ्रू कोई फ्यूचर रोड मैप इसके अंदर कहीं नहीं गया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर कोई प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं है कि हम आइंदा तालीमी पॉलिसी किस तरीके से रहो, आइंदा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप इसके अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि बात आप भी है ना लोगों तक पहुंचाए, आप भी हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाए, हुकूमत तक पहुंचाए, ताकि इसके ऊपर फिर रिविजिट की जाए। औरंगाबाद शहर अपनी खूबियों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है। कोरोना वबा के दौरान नित नए तजुर्बात की वजह से भी ये शहर सुर्खियों में आया, लेकिन हम जो स्टोरी आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसी पहल है जो न सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि हर कोई उसमें अपना ताउन अदा करना चाहेगा। जी हाँ, औरंगाबाद शहर में भूख मिटाने के लिए नेकी की टोकरी के नाम से अनोखी पहल की गई है। पेश है रिपोर्ट। भूख एक फितरी तकाजा है। इंसान की सारी तगदो बुनियादी तौर पर भूख मिटाने के लिए होती है, लेकिन आलमी नक्शे पर नजर डालते हैं तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसान भूख से परेशान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में भूख से परेशान लोगों की तादाद 800 मिलियन से ज्यादा है। उनमें से हिंदुस्तान की 23% आबादी यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोग पेट भर खाने से महरूम रह जाते हैं। भूख और अदम ग़िज़ाइयत के शिकार मुल्कों की 119 मुल्कों की फहरिस्त में हिंदुस्तान 103 नंबर पर है। ये अदद शुमार कोरोना वबा से पहले के हैं। मौजूदा हालात कितने तबाहकुन हैं इसका तस्वुर ही मुहाल है। आजकल नेकी की टोकरी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में जारी है और इसी मुहिम में शामिल होकर औरंगाबाद के कुछ अहले खैर हजरात ने नेकी की टोकरी उन्वान से मुस्तहिक लोगों तक ग़िज़ा पहुँचाने की कोशिश की है। कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है पूरे शहर के अंदर कि सामने वाला जो है तो एक 10-10 रुपए को मोहताज हो रहा है। तो उस वजह से जो है तो हमने जो है ये सिलसिला चालू करे रोटी का, नेकी की टोकरी बोल के। इसके अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम हर समाज के लोग जो है तो हिस्सा ले सकते हैं और हर समाज के लोग जो है तो इसके अंदर अनाज ला के डाल रहे हैं। तो करें तुर्कों का एक रिवाज भी उधर जो नान की दुकानों में पहले रखते थे, तो वो हिसाब से अब हमने भी चालू किए। उससे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे लोग जो रख के भी जा रहे बेचारे जो अल्लाह के बंदे। औरंगाबाद में सबसे पहले ये कटकट गेट पर तजुर्बा किया गया, जिसको देखते हुए दूसरे इलाकों में भी इस पर अमल शुरू हो रहा है। नेकी की टोकरी का रुझान काफ़ी मकबूल है। अहले खैर हजरात जो नान खरीदने आते हैं वो कुछ इजाफी नान खरीद लेते हैं और नेकी की टोकरी में डाल देते हैं, जबकि ज़रूरतमंद अफराद बिला मुआवजा अपनी ज़रूरत के लिहाज से नान ले जा सकते हैं। ये काम खालिस इंसानी खिदमत के जज्बे से किया जा रहा है। लोग दूर दराज मकामात से इस नेकी की टोकरी को देखने पहुंच रहे हैं और इसमें अपना हिस्सा भी शामिल कर रहे हैं। जिसने भी शुरू करा, जिसने भी करा, अल्लाह उसको अजर दे और ये गरीब की भूख की प्यास बुझेंगी, मतलब उसके पेट की आग बुझेंगी। हर गरीब को ये ताउन करो के लिए जो भी डाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ये गरीब पेट भर सकते हैं इससे। जो नहीं आज का टाइम बहुत ख़राब है गरीबों के लिए, इसलिए इमदाद हम चाहते हैं। तो बेचारे लाचार है, परेशान है, जो खाना खरीद नहीं सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो नेकी की टोकरी चालू की गई है। जरूरी नहीं है कि इस नेकी की टोकरी में सिर्फ नान ही डाली जाएं,
कोई भी ग़िज़ा जो मुस्तहिक की भूख मिटा सके डाली जा सकती है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस कार्य खैर में ज़ात मजहब से ऊपर उठकर लोग खुशी खुशी हिस्सा ले रहे हैं। भूख एक आलमी मसला है। दुनिया की 1/3 आबादी भूख का सामना करने पर मजबूर है, लेकिन औरंगाबाद शहर में नेकी की टोकरी के ज़रिए इसी भूख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के अकोला में निजी अस्पतालों को रोजाना 700 से 800 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ताहम गैस तैयार करने के लिए लगने वाले लिक्विड की कमी से प्रोडक्शन में गिरावट आई है, जिससे मरीजों के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोला में पिछले 8 दिन से ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत बड़ी तकलीफ चालू है। हर मरीज जो है वो कोविड का मरीज नहीं होता है और बहुत सारी बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए जो है हर अस्पताल जो है उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ये सप्लाई हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। 200 से 1000 सिलेंडर निकलते हैं और वो 1000 सिलेंडर में 2 दिन में गैस खत्म हो जाता है। आज की जो डिमांड है कोविड-19 की, वो पर डे अकोला को ही करीब 750-800 सिलेंडर लग रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के बोलो या अकोला जिला और वाशिम में थोड़ा बहुत, तो वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि भाई आप कुछ इसमें इनिशिएटिव लेके इनॉक्स कंपनी करके जो बुटी बोरी में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करती है, इनको आप उनसे बात कीजिए और उनसे निवेदन करो कि भाई इनको हफ्ते के 2 टैंकर देवे। कश्मीर की ये हमेशा से खास बात रही है कि लोग एक दूसरे के मज़ाहिब के तई एक अलग लगाव रखते हैं। वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता अदब की खिदमत भी करते हैं। ऐसी एक खूबसूरत मिसाल है मारूफ शायर प्रेमनाथ शाद। एक रिपोर्ट। कश्मीर में कई ऐसे मुसन्निफ और शोरा गुजरे हैं जिन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लिए काम किया। यहाँ एक मुसलमान शायर ने कृष्ण भजन लिखा है जिसे कश्मीरी जबान में लैलाज कहा जाता है, जबकि कश्मीरी पंडित शोरा ने नात, मनकबत, मरसिया और नवहा तहरीर किए हैं। जम्मू में रिहाइश पजीर मारूफ कश्मीरी पंडित शायर प्रेमनाथ शाद ने मरसिया और नवहा पर मबनी 2 किताबें तस्नीफ की हैं। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर कश्मीर के बडगाम जिला से है। जम्मू के बनतलाब में रहने वाले पंडित प्रेमनाथ शाद ने करबला के शहदा के तई निहायत ही जज्बाती और अकीदत भरे मरसिया लिखे हैं। गम हुसैन मशरुक आलम वुछीत मातम करान कुल कायनात बेसरो सामा हुसैनी कारवा खूनी बरात तारी गमत सोसने मत आर कत्यड फली गुलाब। प्रेमनाथ शाद के अंदर हुसैनियत का ये जज्बा कश्मीर में रहने के दौरान पैदा हुआ। प्रेमनाथ शाद ने अपने तजुर्बात कुछ यूं साझा किए। जो हुसैनी जज्बा मेरे अंदर है वो बड़ा गहरा है। तो मैंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं जिनको किताबी सूरत भी दी गई है। उस ज़माने में मैंने एक छोटी सी किताब पब्लिश की है, तो उसका नाम है खून सर करबला। तो उसमें मेरी 10-15 जो नवे हैं वो शाया भी हो चुके हैं। मुझे वाक़े करबला को स्टडी करने का मौका मिला। तो इसके बाद वहाँ हर मुहर्रम में, हर साल मुहर्रम में और उसके बगैर भी कई हुसैनी मुशायरे मुनक़्क़द किए जाते थे। बड़े बड़े शायरों के दरमियान बैठकर, उनकी सोहबत में बैठकर इसका शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी मरसिए या नवा लिखने की कोशिश करूँगा।
पंडित प्रेमनाथ शाद ने कश्मीरी अदब के लिए बेहतरीन काम किए हैं। इनकी खिदमात के जरिए कश्मीर और इस मिट्टी के तई इनकी मोहब्बत का अंदाजा हो जाता है। योर कुन प्योमुत बरादर होर कुन लख तेजगर होर कुन प्योमुत बरादर योर कुन लख तेजगर नौजवान महाराज कासिम मंज गुल खूनस अंदर कुछ अंदर असगर शंगीत मस निंदर मंज फुरस्तन आसान हट रगन मज जहर बरतीस तीर किस नौकस बरसान। उधर कश्मीर के अदीब और शोरा भी पंडित प्रेमनाथ के मरसिया और नवहा लिखने के अलावा इनकी नवहा खानी के भी कायल हैं। हमारी जदीद रसाई शायरी है कश्मीरी ज़बान की, उसमें भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का खासा रोल रहा है। इनमें एक काबिल ज़िक्र नाम प्रेमनाथ शाद का है। शाद साहब की ज़बान और उनका लहजा नहायत खूबसूरत था। उनकी ज़बान एक टकसाली कश्मीरी ज़बान की हैसियत रखती है। उनकी एक अहम बात जो है वो ये है कि उनके नौहे और उनके सलाम और उनके मरसिए मजालिस और मातमी जुलूसों में भी पढ़े जाते थे और अब भी पढ़े जाते हैं। उनके जम्मू जाने के बाद यहाँ हुसैनी मुशायरों में उनकी कमी बड़ी बुरी तरह से महसूस की जा रही है। पीएन शाद के लिखे हुए मरसिया और नवहा पर मबनी एक नई किताब बहुत जल्द शाया होने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट।